जय हिंद दोस्तों, हम आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पे क्यों बैन लगा दिया है। तो दोस्तों, हम अपने इस मुद्दे से संबंधित सारे फैक्ट और सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, बैन लगाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रसिया एंड यूक्रेन ये जो दो कंट्री हैं, ये गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक देश हैं। तो यहाँ पे ये रसिया और यूक्रेन दोनों ही देश जो हैं कि ये युद्ध में उलझे हुए हैं। तो इसके कारण से इनका जो गेहूं है वो जो है कि कहीं दूसरी कंट्रीज में नहीं जा पा रहा है। इसके कारण पूरे वर्ल्ड में गेहूं की क्राइसिस हो गई, व्हीट की क्राइसिस हो गई है। दोस्तों, इसका कारण ये है, इसका मतलब कि एक अमेरिका के द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न हुई है। रसिया जो है कि यूक्रेन के इस निचले एरिया में, इस वाले एरिया में लगभग मतलब कब्जा कर रखा है यूक्रेन के। तो रसिया ने अमेरिका से एक डिमांड की थी, एक मांग की थी कि जो उसके ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए हैं, तो रसिया ने ये कहा था कि आप हमारे ऊपर से कुछ सैंक्शन को हटा दीजिए, जिससे ये जो है कि यूक्रेन का जो गेहूं है वो इस निचले बंदरगाह से पूरे विश्व में जाने देगा, जिसके कारण से यूक्रेन की भी अर्थव्यवस्था चल सकेगी और रसिया की भी चल सकेगी। रसिया के ऊपर से अगर बैन को हटा देगी अमेरिका, तो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट और पूरे विश्व को बेच सकेगा, साथ साथ गेहूं को भी बेच सकेगा। तो ये डिमांड किया था कौन? रसिया किया था। लेकिन अमेरिका के द्वारा इस डिमांड को ठुकरा दिया गया। तो दोस्तों, इसके कारण जो है कि पूरे विश्व में गेहूं की क्राइसिस उत्पन्न हो गई है। अब आइए दोस्तों, हम ये समझते हैं कि रसिया और यूक्रेन के पास इतने गेहूं उत्पादन होते क्यों हैं। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे जो है स्टेपी घास का एक मैदान पाया जाता है। तो ये जो है इसे पूरी दुनिया में रोटी का कटोरा के नाम से प्रचलित है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया पाया जाता है, इसके कारण से यहाँ पे जो है कि गेहूं का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो स्टेपी का मैदान है दोस्तों, ये रसिया प्लस एशिया, इसलिए यूरेशिया यानी कि रसिया और एशिया के बॉर्डर पे पाया जाता है दोस्तों। तो इसके कारण जो है यहाँ पे कुछ एशिया के भी पार्ट हैं जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, और इसके अलावा रसिया और यूक्रेन में इसकी भारी उत्पादन होता है। और अब समस्या ये है कि इनके उत्पादन तो इतना ज़्यादा कर लिए हैं और इसके बाद जो है कि पूरे विश्व को ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्त विश्व के सामने इस समय यह समस्या खड़ी हो गई है, गेहूं की क्राइसिस की समस्या खड़ी हो गई है। अब दोस्तों, दूसरा कारण क्या है कि जो फर्टिलाइजर, गेहूं के उत्पादन के लिए जो फर्टिलाइजर कंपनियां थी, फर्टिलाइजर की जो कंपनियां थी वो भी रसिया के पास सबसे ज़्यादा है। तो रसिया जो है युद्ध में उलझा हुआ है, तो इसका जो है रसिया का जो फर्टिलाइजर उद्योग है, फर्टिलाइजर के जो कारखाने हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं। तो ये जो है कि रसिया उसका भी उत्पादन नहीं कर पा रहा है फर्टिलाइजर की, चूँकि उसके फर्टिलाइजर उद्योग बर्बाद हो गए हैं। तो इस तरीके से समस्त विश्व को जो है कि फर्टिलाइजर नहीं जा पा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब फर्टिलाइजर ही नहीं जा पाएगा तो आप दोस्तों सोचिए कि कैसे गेहूं का उत्पादन होगा। इस कारण से पूरे विश्व में गेहूं के उत्पादन भी प्रभावित हुआ है, यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो गया है। तो इस तरीके से जो दोस्तों गेहूं का उत्पादन कम हो गया, ऊपर से रसिया और यूक्रेन जो है गेहूं का उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं, तो ये दिक्कत हो गई। अब भारत के पास तो गेहूं है, लेकिन जो है भारत ने ये सब चीज़ें देखते हुए, अपने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्राइवेट कंपनियां जो भारत की है उन्हें गेहूं एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है। यदि किसी को गेहूं भारत से लेना है तो उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी भारत सरकार से डील करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना पड़ेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना पड़ेगा। दोस्तों, ये क्या होता है कि ये गेहूं अब भारत उन्हीं कंट्रीज को देगा जो भारत की फ्रेंडली कंट्री हैं, केवल उन्हीं को गेहूं निर्यात करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ देश जैसे मालदीव हो गए और इन देशों को जो है भारत गेहूं एक्सपोर्ट करेगा नहीं, चूँकि ये सारे कंट्रीज जो हैं भारत की फ्रेंडली कंट्री नहीं हैं। तो अब दोस्तों इस कारण से दिक्कत हो गया। अब जो है आईएमएफ एक संस्था होती है, आईएमएफ जो है
IMF भारत से लिटरली बात किया जाए तो ये भीख मांग रहा है कि आप जो है गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन हटाइए, नहीं पूरे विश्व में गेहूं की क्राइसिस शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सोचिए कि भारत क्यों IMF की बात क्यों माने। यही IMF था जो 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में जब हमारे पास मंदी आई थी, उस समय किसकी सरकार थी? PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और हमारे मनमोहन सिंह ये वित्त मंत्री थे। तो ये लोग जो है IMF से कर्ज लेने गए थे, 1991 की बात है दोस्तों। तो उस समय इस IMF ने हमें कर्ज के लिए मना कर दिया था, और ये कर्ज तब दिया था जब हमने अपने रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखा था, तब इसने हमें कर्ज दिया था। और ऊपर से दोस्तों इसने क्या डिमांड किया था? LPG मॉडल की डिमांड किया था। किसकी? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों ये क्या था? उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब इसका हिंदी क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण, और ये दोस्तों क्या है? इसके अलावा उदारीकरण, निजीकरण, और ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। ये तो इन्होंने डिमांड किया था कि मतलब जो बाहर की कंट्री थी, खासकर अमेरिका की जो कंपनियां थी, उन्हें भारत अपने यहाँ स्थापित होने दे और उन्हें व्यापार करने दे। तो दोस्तों ये IMF जो है, इसे बहुत IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसा मतलब लगाए रखते। ये कुछ नहीं है, ये अमेरिका का एक तरीके से पपेट है। अमेरिका जो कहता है वही ये IMF करता है। तो ये IMF कहा था, अब यही IMF आज घुटनों पे है और ये हमसे लिटरली बात किया जाए तो भीख मांग रहा है कि आप गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन हटाइए। तो दोस्तों हम क्यों बैन हटाएं? हमें हमेशा अपने देश के साथ रहना चाहिए। यही IMF हमारे साथ कितना 1991 में कितना भेदभाव किया था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम तो मोदी सरकार के फैसलों को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि गेहूं पे बैन हटा दिया। हमें हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए। कल को अगर पूरे विश्व में गेहूं की क्राइसिस खड़ी होती है, तो अगर हम अपना गेहूं बचा के रखते हैं तो ये हमारे काम आएगा। तो हम क्यों ऐसे लोगों की बात माने, दोगले लोगों की बात माने, जिसके कारण से जो हमारे साथ एक समय भेदभाव किए थे और आज उदारीकरण की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा हमें अपने देश के साथ खड़े रहना चाहिए। हमें अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। सबसे बेकार व्यक्ति वही है जो अपने देश के साथ दोस्तों गद्दारी करता है। तो और अगर अमेरिका की हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1970 ईस्वी की बात है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1970 ईस्वी की बात है। हमारे पास क्या हो गया था? 1970 ईस्वी में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, जिससे हमारे पास गेहूं नहीं रह गया था। तो हम वहाँ की सरकार से गेहूं मांगे थे, और ऐसा नहीं कि हम उनसे कोई भीख मांगे थे, मतलब फ्री में गेहूं ले रहे थे। हमने उसके एवज में उन्हें पैसा दिया था, मतलब उसे हम खरीद कर ला रहे थे। तो इस अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया था कि इसने हमें शुगर को खाने वाला गेहूँ दे दिया था। जो शुगर को खिलाया जाता है वो गेहूँ दे दिया था। तो दोस्तों ये लोग ऐसे लोग हैं, तो हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और मोदी सरकार के हम तो फैसले से काफ़ी खुश हैं कि जब इन्होंने कहा कि बैन हटाइए गेहूं पे, तो कहा अच्छा भाई ये बात है, गेहूं बैन हटाना है। तो इन्होंने गेहूं पे तो बैन हटाया नहीं, उल्टा इन्होंने जो है कि चीनी के एक्सपोर्ट पे यानी चीनी के निर्यात पे बैन लगा दिया। तो दोस्तों ये है मोदी सरकार जो बहुत फटाफट डिसीजन लेती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब ये सारी चीज़ें संभव कैसे हो पाई हैं? तो दोस्तों ये सारा कमाल जो है हमारे अन्नदाता का है, मतलब हमारे किसान भाइयों का है, जिनकी मेहनत के कारण आज पूरा विश्व हमारे आगे बिल्कुल हाथ फैलाए हुए खड़ा है, मतलब हमसे भीख मांग रहा है एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये उपलब्धि किसकी कही जाएगी? हमारे किसान भाइयों की कही जाएगी, किसान लोगों की कही जाएगी, जो हमारे अन्नदाता हैं इनकी कही जाएगी। दोस्तों इस अन्नदाता के कारण, मतलब इन अन्नदाता के कारण हम आज पूरे विश्व में मतलब सर उठा के खड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने अन्नदाता की बात की जाए, अपने भारत में ही बात करें, तो दोस्तों इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब कि इन्हें मतलब कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है, और इन्हें इलाज के लिए जो है कि अस्पताल नहीं है, ये अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो है स्थिति तो आप जानते हैं बिल्कुल बद से बदतर है। तो दोस्तों हमें
चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि इनके उत्थान की तरफ भी कुछ ध्यान दे, जिसके कारण आज हम पूरे विश्व में सर उठा के खड़े हैं। तो इनके भी उत्थान के लिए कुछ ध्यान दिया जाए। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसके कारण ये है दोस्तों। अब गन्ने पे बैन क्यों लगा, इसको हम अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।